महाकुंभ में आज भी भारी भीड़ है। महाकुंभ की अपडेट आपको दे देते हैं। लोग संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं और आज 36वां दिन है, माफ कीजिए आज 37वां दिन है। कल 36वें दिन 1,35,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। अब कुल मिलाकर आपको बताते हैं ये आंकड़ा 54 करोड़ को पार कर गया है। 54,31,00,000 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात है। 26 फरवरी यात्री शिवरात्रि तक आस्था का महाकुंभ चलने वाला है। महाकुंभ को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं, जिनका सीएम योगी ने अब जवाब दिया है। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अखिलेश ने कहा है कि मुनाफे के लिए धार्मिक आयोजन नहीं होता। महाकुंभ के बहाने बीजेपी वाले खुद को चमका रहे हैं। सीएम योगी ने जबरदस्त पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन मुनाफे के लिए नहीं होते। महाकुंभ का आयोजन इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया है। वहीं सीएम योगी का दावा है कि प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ पहुंचाया है। इस आयोजन से यूपी को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि उनका डिजिटल कुंभ था, लेकिन मरने वालों की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी है। जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे, कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता अखंडता की गारंटी देना। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने एसपी पर ही हमला बोला है। उनका कहना है कि एसपी के लोग कुंभ को लेकर जानबूझकर अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर जैसी व्यवस्था की, उसकी विदेशों में भी तारीफ हो रही है। महाकुंभ का आयोजन ये केवल शब्दों से नहीं पिरोया जा सकता। अद्भुत, अकल्पनीय, और मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, निश्चित रूप से इस पर कोई जो है टिप्पणी नहीं की जा सकती।
पूरा देश और विदेश से भी आने वाले लोगों ने आज कुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि इन श्रद्धालुओं के आने से यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल हिंसा के बाद मुस्लिम लोगों के यहां से पलायन करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट को लेकर संभल पुलिस ने अब बयान जारी किया है। संभल एसपी ने पलटवार कर कहा है कि मुस्लिम लोगों के पलायन करने की बात गलत है। संभल हिंसा में शामिल अपराधियों की तलाश हो रही है। जो लोग घर छोड़कर गए हैं वो शायद वही लोग हैं। देखिए रिपोर्ट। संभल में 3 महीने पहले हिंसा हुई थी और उसका असर वहां पर अभी भी है। कोर्ट के निर्देश पर संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन के करीब 3 महीने बाद भी सैकड़ों उपद्रवी अब भी फरार हैं। वहीं संभल में करीब 1000 घरों पर ताले लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी सरकार पर हमला बोला है। संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करना होगा। मोदी और बीजेपी ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई थी। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? ओवैसी के आरोपों पर संभल से पलायन पर संभल के एसपी का बयान आया। उन्होंने बताया कि 2,500-3 हजार लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। महज 79 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोग संभल से गायब हो चुके हैं। उन्होंने किसी भी तरह के पलायन से इनकार किया है। संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 2,500 से 3 हजार लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों को 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फोटोज भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत है। असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों और पोस्ट के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार भी ओवैसी ने पोस्ट कर संभल में पलायन का भ्रम फैलाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि आम लोगों में कोई डर नहीं है, लेकिन अपराधियों में पुलिस का डर होना चाहिए। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल लोग डर के मारे घरों में ताले लगाकर गायब हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर मुरादाबाद से है। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई और हादसे में बाइक सवार 3 छात्रों की मौत हो गई। IFTM यूनिवर्सिटी BSc के 3 छात्र थे। यूनिवर्सिटी से घर जाते समय यह हादसा हुआ है। थाना पाकबड़ा क्षेत्र के लोधीपुर राजपूत की घटना है। खबर सुल्तानपुर से है जहां पर गोसाईगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। एक खंडर मकान की दीवार अचानक से गिरने से खेल रहे एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। बाकी बच्चों पर मलबा गिरा है जिसे स्थानीय लोगों की मदद से हटा दिया गया है। मलबे में दबे हुए कई छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौत की घटना सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम है और पूरे गाँव में मातम है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के मोची रामचेत और उनके परिवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात का वीडियो भी देखिए, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।
ये बहुत ही खास मुलाकात रही। 1 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका गांधी भी मौजूद आपको नजर आएंगी। कुछ देर के बाद सोनिया गांधी भी वहां पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं। रामचेत ने सोनिया गांधी का आशीर्वाद लिया और अपने पोते का परिचय भी करवाया। वहाँ नया बनाते हैं, प्रियंका के लिए जूता लाए, उसी मशीन को बनाए हुए अपने। अच्छा, ये हम अभी नया स्टार्ट किए हैं। ये बना रहे हो आप? हाँ। और लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? एक मुलाकात में भैया ने तुम्हें इतना कर दिया जब उनका साथ पकड़। और आइए बढ़ते हैं आगे। संभल की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस मुख्यालय को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यालय के लिए हाई पावर कमेटी जमीन देखने संभल पहुंची है, जहां पर उन्होंने सरायतरीन, हिंदूपुर, खोड़ा और कमालपुर का जायजा लिया। कमेटी ने संभल तहसील का भी जायजा लिया है। इस दौरान करीब 2 घंटे तक जमीन को लेकर सदर तहसील में चर्चा की गई। उधर आगरा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मिलकर सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाया, जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गांव के दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उस पर खेती की जा रही थी, जिसे हटा दिया गया है। लगभग 107 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर दबंग ने कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की गई। अब इस मामले पर पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया, जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। उधर गोरखपुर जिला जेल में बंद कैदियों ने महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने प्रयागराज से संगम का जल मंगवाकर कैदियों के लिए स्नान की व्यवस्था की। जेल अधीक्षक का कहना है कि हमारे 2 कांस्टेबल प्रयागराज गए थे और हमने गंगा जल मंगवाया है और उसे जल को पानी की टंकी में डाल दिया, जिसके बाद सभी कैदियों ने स्नान किया और उनकी इच्छा पूरी की गई। खबर मथुरा से, जहां पर जयसिंहपुरा में नॉनवेज बिरयानी बिकने की सूचना पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां पर जानिए कि विवाद इतना बढ़ गया कि यहां गौरक्षा दल ने होटल पर छापा मारकर कई क्विंटल बिरयानी को जब्त कर लिया और इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और पुलिस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मथुरा के कुछ क्षेत्र तीर्थ स्थल में शामिल हैं, जिसमें जयसिंहपुरा क्षेत्र भी आता है। गौरक्षक हेमंत शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में नवाब अंसारी के नाम से संचालित होटल में चिकन बिरयानी का कारोबार किया जा रहा था। मौके पर बजरंग दल प्रखंड गायत्री के संयोजक शशांक ने विभागीय कार्रवाई को लेकर हंगामा कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी रिश्वत लेकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि दुकानदार को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल भेजा जाए। सूचना मिली थी कि ये जयसिंहपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र में एक व्यक्ति नवाब अंसारी नाम का वो मुर्गे की बिरयानी बेच रहा है। तो इस सूचना पे हम लोग आए, यहाँ पे देखा तो इसके पास एक प्रिपेयर्ड फूड बेचने का एक रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग से इसके पास है। लेकिन अब इसकी जो है जांच की जाएगी। हमने इसको प्रिपेयर्ड फूड का दिया था, मांसाहार का नहीं दे रखा है। ये प्रतिबंधित एरिया है या नहीं, ये नगर निगम से हम कंफर्म नहीं करने के बाद इसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी जो है इसकी यहाँ का बिरयानी का एक सैंपल हमने ले लिया है, उसको जांच के लिए भिजवा रहे हैं। बुलंदशहर में गैंगस्टर सरफराज के मकान और दुकान को डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया। गैंगस्टर सरफराज की 12,47,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर सरफराज ने अवैध रूप से लाखों रुपए की संपत्ति बनाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने मिलकर गैंगस्टर सरफराज की संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर सरफराज पर लूट, हत्या जैसे करीब 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन है, मोहल्ला शेख पेन के। इन पे 2007 से गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें लूट भी है, हत्या भी है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी इन पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पुलिस एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इनका एक मकान एवं दुकान को सील किया गया, जिसकी लगभग कीमत जो है वो 12.5 लाख रुपए।